निम्न में से शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? देखिए, शांति काल का पूछा है। अगर युद्ध में पूछा होता तो इसमें हो जाता परमवीर, महावीर और वीर। ये तीनों सम्मान युद्ध के दौरान मिलता है वीर गति को प्राप्त करने वाले को। जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। लेकिन शांति काल का सर्वोच्च सम्मान होता है अशोक चक्र। क्या होता है? अशोक चक्र। अभी जो 77वां जो हुआ था अभी गणतंत्र दिवस, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जस्ट हम इधर ऊपर में अभी जस्ट पढ़ाए थे कि राकेश शर्मा के बाद कौन गया था, तो शुभांशु शुक्ला। वही शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया गया। अशोक चक्र प्रदान किया गया किसे? शुभांशु शुक्ला को। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में, कब? अगस्त 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? श्री राजगोपालाचारी था भाई, ये शिक्षा मंत्री था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ, खाद्य और कृषि मंत्री। जगजीवन राम, श्रम मंत्री। एस राधाकृष्ण, नहीं, ये प्रथम उपराष्ट्रपति था, ये नहीं होगा। अगस्त 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का डॉक्टर एस राधाकृष्ण सदस्य नहीं थे। देखिए इसमें कौन कौन सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों का ये सदस्य थे, अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, सूचना और प्रसार मंत्री थे। सरदार बलदेव, नाम से ही पता चलता है बलदेव यानी बल है उसमें, बलदेव यानी रक्षा मंत्री। जॉन मथाई यानी मथीर लचे, जॉन मथाई यानी व्यापार कर रहा है, वाणिज्य कर रहा है, मथ रहा है, तो क्या हो जाएगा? उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री। उद्योग मथाई कर रहा है, मथ रहा है। जगजीवन राम, बिहार का जगजीवन राम है, कौन सा मंत्री? श्रम मंत्री। एच सी भाभा को कार्य, खनन और ऊर्जा मंत्री। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य कृषि मंत्री। आप ऐसे याद रखिए ना, चिराग पासवान अभी क्या है? खाद्य मंत्री है। बिहार का चिराग पासवान, उसका पिताजी था रामविलास पासवान, वो भी क्या था? खाद्य मंत्री था। ऐसे याद रखिए आप लोग, धुंधला दिखिए। इसी तरह आपको याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद क्या है? अभी खाद्य मंत्री था। कौन सा मंत्री? खाद्य मंत्री। आसिफ अली, अरुणा आसिफ अली, ये कौन था? रेल मंत्री। कौन था? रेल और परिवहन मंत्री। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा और कला मंत्री। आई आर चुनरीगढ़, लगे चुनरी में दाग, आई आर चुनरीगढ़ वाणिज्य मंत्री। लियाकत अली, ये क्या थे? वित्त मंत्री। लियाकत अली क्या थे? वित्त मंत्री थे। अब्दुल रब नस्तर, ये क्या थे? डाक एवं वायु। गजाफर अली खां, ये क्या थे? स्वास्थ्य मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल, ये क्या थे? विधि यानी कानून मंत्री। विधि यानी कानून मंत्री। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह एवं संबंधित नेतृत्वकर्ता का निम्नलिखित सूचियों में सजाइए। इसमें देखिए, एक है गोमघर कुंवर, ये किस विद्रोह से संबंधित थे? गोमघर कुंवर ये अहोम विद्रोह से संबंधित थे, अहोम विद्रोह से। तो देखिए बी का दो, बी का दो, बी का दो, बी का दो। अब देखते हैं हम लोग चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह का नेता कौन था? भूषण सिंह। कौन था? भूषण सिंह। इसी से मिल जाएगा, हाँ, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चेरो विद्रोह का नेता कौन था? भूषण सिंह। अहोम विद्रोह का गोमघर कुंवर। नील विद्रोह का हो गया आपका, नील विद्रोह का हो जाएगा तीरथ सिंह, तीरथ सिंह होता है, तीरथ सिंह। और उसके बाद रंगपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो धीरज नारायण, धीरज नारायण, धीरज नारायण, धीरज नारायण। सरलीकरण करने पर यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। आप लोग देख लीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था?
तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच दिल्ली में यह समझौता हुआ था। इसलिए इस समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। 5 मार्च 1931 को, तो 1931 इसमें आंसर हो जाएगा। इसी में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से 11 सूत्री मांग पेश किया था, 11 सूत्री मांग पेश किया था, जो मांग लॉर्ड इरविन ने नहीं माना। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। खतरे के संकेतों का लाल होना, कह रहा है कि स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग, अब स्कैटरिंग क्या होता है कि मान के चलिए ये शून्य है और ये है वायुमंडल, वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होता है। जब प्रकाश चलता है तो वायुमंडल में धूलकण से टकरा के क्या हो जाता है, फैल जाता है। ये क्या होता है, फैल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा कि बड़े समान, यानी कि बड़े चीज और प्राकृतिक होना चाहिए। बड़े वस्तु और प्राकृतिक वस्तु का अगर रंग पूछे तो इसका आंसर होगा स्कैटरिंग। जैसे आसमान का रंग नीला क्यों होता है, यानी बड़ा है और नेचुरल है, तो इसका आंसर हम दे देंगे स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। उसी अनुसार से यहां देखिए, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, ये सही है, ये स्कैटरिंग के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, नहीं, ये तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। समय से पूर्व सूर्यास्त और विलंब सूर्य, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। खतरे के संकेतों का लाल होना, ये होता है। टिंडल प्रभाव, ये भी होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 4 5। क्या हो जाएगा आंसर, 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? तो CWG का, CWG का, CWG का। इसका मतलब होता है शुष्क सर्दियों के साथ मानसून। क्या होता है, शुष्क सर्दियों के साथ मानसून। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के समूह में नीचे से आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाने पर समान रहता है? तो संयोजकता, संयोजकता जो होता है ये समान रहता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं संयोजकता, उसी को कहते हैं हम लोग। ये समान रहता है, ऊपर से नीचे आइएगा तो ये समान रहेगा, चाहे नीचे से ऊपर जाइए ये समान रहता है, ये समान रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 55 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा बी। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्य के, अभी जस्ट हम आपको बताए थे मौलिक कर्तव्य यानी मूल्य कर्तव्य के बारे में, अनुच्छेद 51 का को 4 भाग 4 का को में उल्लेख है, जिसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। अभी जस्ट हम आपको बताए थे। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो किसमें शामिल है, तो अनुच्छेद 51 का को में। ये 10 जो मौलिक कर्तव्य हम बताए थे, फिर 11वां जोड़ा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, यानी 11 मूल्य कर्तव्य में एक मूल्य कर्तव्य ये भी है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना है और सुधार करना है। ये भी हर इंसान का एक कर्तव्य होता है। गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन था? कह रहा है कि गांव में प्रथम अधिवेशन कौन सा हुआ था? तो फैजपुर। कौन हुआ था? फैजपुर अधिवेशन 1937। अगर इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सांस लेना यानी ब्रीथिंग, सांस लेना कौन सी प्रक्रिया है? सांस लेना एक भौतिक प्रक्रिया है, एक भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन आपसे सवाल पूछ दे
कि पाचन क्रिया ये कौन सा क्रिया है, तो ये रासायनिक क्रिया है। वैसा क्रिया जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं तो वो होता है भौतिक प्रक्रिया। जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया। जैसे कोयले का जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही बनना, क्या दही से आप दूध बना सकते हैं? नहीं, ये क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रक्रिया। फिर देखते हैं 59 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल्य इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई है कौन सी इकाई है भाई? जाति। कौन सी इकाई है? जाति। यहां देखिए, पहले जाति आता है, उसके बाद वंश आता है, उसके बाद कुल आता है, उसके बाद गण आता है, उसके बाद वर्ग आता है और उसके बाद संघ यानी फाइलम आता है, उसके बाद आता है जगत यानी किंगडम। उसके बाद सबसे बड़ा कौन हो गया? जगत, किंगडम, किंगडम। इसको आप याद रखिएगा, इसको सजाने के लिए भी सजाने के लिए आ जाता है, इसको आपको याद रखना है। सबसे छोटा कौन होगा? जाति, उसके बाद वंश, उसके बाद कुल, उसके बाद गण, उसके बाद वर्ग, उसके बाद संघ, उसके बाद जगत, उसके बाद जगत। साठ नंबर आंसर, 60 नंबर में हो जाएगा। ये मैथ का सवाल है, इसमें हो जाएगा सी नंबर आंसर। नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता होता है, नाइट्रोजन का आयनीकरण क्षमता क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन से अधिक होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन से अधिक होता है, ऑक्सीजन से अधिक होता है, ऑक्सीजन से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है तो पनामा नहर। कौन सा होगा? पनामा नहर। देखिए यहां पे, ये है पनामा नहर। यहां जो आप देख रहे हैं ये है अटलांटिक महासागर जो एस आकार का होता है, जो एस आकार का होता है। अटलांटिक महासागर, ये है प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर जो त्रिभुजाकार होता है, जो त्रिभुजाकार होता है। यहां देखिए यही है पनामा नहर, पनामा नहर जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से भी जोड़ता है या अलग करता है। यही है पनामा नहर, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, एक होता है स्वेज नहर, स्वेज नहर, यहां है स्वेज नहर, यहां है स्वेज नहर। स्वेज नहर क्या करता है? भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करता है, लाल सागर से अलग करता है या जोड़ता है, जो बोलिए। दो समुद्रों को, दो समुद्रों को जोड़ता है और दो स्थल भाग को अलग करता है, दो स्थल भाग को अलग करता है। तो जोड़ता किसको है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, भूमध्य सागर और लाल सागर को। एशिया और अफ्रीका को क्या करता है? अलग करता है, एशिया और अफ्रीका को अलग करता है स्वेज नहर। फिर हम देखें, यह है कील नहर, यह है कील नहर जो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। यहां पे देखिए, यह है सू नहर या सू लेक, यह है, यह क्या करता है? सुपीरियन झील को ह्यूरोन झील को अलग करता है, सुपीरियन झील को ह्यूरोन झील को अलग करता है, सुपीरियन झील को ह्यूरोन झील को अलग करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये 5 झील जो कनाडा में पड़ता है, कनाडा और अमेरिका के सीमा पे है, ये 5 झील, इसे आप लोग अगर ट्रिक से याद रखिएगा तो इसका ट्रिक होता है सुपर 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 मिशन है, सुपर मिशन है, सुपर मिशन है ई आंटी, ई आंटी। इसका ट्रिक है, एकदम सीरियल से आ जाता है, सीरियल से यह ट्रिक है। सुपर मिशन है ई आंटी। सू से हो जाएगा सुपीरियन झील, सू से हो गया सुपीरियन झील, मी से हो गया मिशिगन झील, मी से हो गया मिशिगन झील, हे से हो गया ह्यूरोन झील, ई से हो गया ईरी झील,
आंटी से हो गया ओंटेरियो झील, आंटी से हो गया ओंटेरियो झील, आंटी से हो गया ओंटेरियो झील। बहुत सवाल है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या होती है? अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। यहां हर्ट्ज ना दे दिया है 20, यहां हर्ट्ज नहीं दिया है। देखिए फंसाने के लिए क्या दे दिया है, यहां दे दिया है 20 किलो हर्ट्ज दे दिया। यही होगा आंसर, यही हो जाएगा 63 नंबर का। 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, यही होगा। किलो हर्ट्ज दे दिया यहां, वही होगा 20,000 हर्ट्ज। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक होता है सरव तरंग, एक होता है प्रासरव तरंग, एक होता है अवसरव तरंग। अवसरव तरंग जो होता है इसका होता है 20 हर्ट्ज से कम, जिसे मानव नहीं सुन सकता है। एक होता है एक होता है सरव तरंग। सरव तरंग होता है जिसका रेंज हम लोग देखें तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, जो हम लोग सुन सकते हैं। एक होता है प्रासरव। प्रासरव जो होता है इसका रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसे मानव नहीं सुन सकता है, इसे कुत्ता बिल्ली चमगादड़ इसे सुन सकता है। कुत्ता बिल्ली चमगादड़। अल्ट्रासाउंड की रेंज क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। यह क्या होता है? प्रासरव ध्वनि तरंगे, प्रासरव होता है। इनमें से कौन जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है? कौन जाइलम के एक घटक में सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं इसके बारे में, उसके बाद हम बताते हैं आपको। सोचे थे कि टिक मार के निकल जाएंगे, लेकिन होता ही नहीं है। चलिए देखते हैं, बताएंगे नहीं तो अच्छा भी नहीं लगेगा। जाइलम और फ्लोएम, ये दो हम लोग देखते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम इसे दारू, इसे जाइलम को हम लोग दारू भी कहते हैं, दारू, ये दारू, अब दारू पीने वाला नहीं, इसे दारू कहते हैं। यह जल तथा खनिज लवण, यह भी सवाल बनता है कि जाइलम क्या चीज का परिवहन करता है? तो जल और खनिज का। यह जल तथा खनिज का परिवहन रूट से लीप तक करता है, रूट से लीप तक करता है। जाइलम टिश्यू के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। जाइलम टिश्यू के 4 भाग होते हैं। एक भाग होता है ट्रेकिडस, ट्रेकिडस। दूसरा होता है फाइबर यानी तंतु, जाइलम फाइबर। और तीसरा होता है पोइट, पोइट यानी वाहिकाएं। और चौथा होता है पेरेन कायमा। आप लोग का इंग्लिश में ही याद रखना है, ट्रेकिडस, ट्रेकिडस, फाइबर, पोइट और पेरेन कायमा। जाइलम टिश्यू के भाग नहीं है। सवाल इसी तरह पूछा गया है, देख लीजिए जिस तरह हम बनाए हैं। जाइलम टिश्यू के भाग नहीं है। वाहिकाओं, वाहिकाओं, ट्रेकिडस, ट्रेकिडस है, तंतु है, वाहिकाओं है, लेकिन चलनी नालिका ये नहीं होगा, चलनी नालिका ये नहीं होगा। देखिए यहां अब देखिए, इसमें वाहिका हो जाएगा आंसर, वाहिका निका ये भी होगा। मृदुतक, इसे ही पेरेन कायमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरेन कायमा। ये आंसर यही होगा, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। आंसर यही हो जाएगा डी नंबर, आंसर यही हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 65 नंबर सवाल। 65 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 66 में हम लोग देखते हैं श्याम और श्वेत, श्याम और श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है? कह रहा है कि फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल होता है? तो इसमें हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइट। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइट, Ag, सिल्वर ब्रोमाइट। एक होता है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसे हम लोग हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर कहते हैं, जो फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में यूज होता है। क्या होता है?
फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में, और एक होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? हल्दी प्राकृतिक संकेतक है, पिठुनिया की रंगीन पंखुड़िया, हाइडेलिया की रंगीन पंखुड़िया, ये सब है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो है ये एक कृत्रिम सूचक है। ये क्या है? एक कृत्रिम सूचक है, कृत्रिम सूचक है। देख लेते हैं, आप लोग को याद रखना है, लेख याद करने का। सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियन झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील। सुपर मिशन है ई आंटी, सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियन झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और ओंटेरियो झील। सुपर मिशन है ई आंटी, आप लोग को याद रखना है। इसमें हम फ्लोएम नहीं बताए थे, देख लेते हैं। पत्तियों में बना भोजन, फ्लोएम का कार्य क्या होता है? भोजन अन्य सभी भागों तक ले जाता है। पत्तियों में जो भोजन बनता है उस भोजन को पौधे के हर भाग में लेके जाता है कौन? फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू लेके जाता है। फ्लोएम टिश्यू का भी क्या है? 4 भाग होता है। एक होता है चलनी नालिका, चलनी नालिका, सखी कोशिकाएं और फ्लोएम। इतना नाम से पता ही चलता है, नाम से ही पता चल जाता है। फ्लोएम मृदुतक, यही हुआ पेरेन कायमा। देखिए पेरेन कायमा है ना, पेरेन कायमा। फ्लोएम तंतु यानी वही हुआ फाइबर। ये तंतु उसमें भी था, ये मृदुतक उसमें भी था। इसमें सिर्फ 2 चीज याद रखना है, चलनी नालिका और सखी कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं। कृत्रिम सूचक में हम लोग देखते हैं, ये कृत्रिम सूचक नहीं है, ये है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक है हल्दी। कृत्रिम सूचक में हम लोग 2 चीज देखते हैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोप्थिलीन। अगर मिथाइल ऑरेंज पर हम लोग एसिड डालते हैं यानी अम्ल डालते हैं तो ये लाल हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज लाल हो जाता है। अगर इस पर हम क्षार यानी बेस डालेंगे तो यह मिथाइल ऑरेंज पीला यानी येलो हो जाएगा। फिनोप्थिलीन में अगर हम एसिड डालते हैं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर बेस डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है यानी गुलाबी कलर का। पहले जो हम लोग 2000 का नोट यूज करते थे, 2000 रुपए का नोट, इसी से बनाया जाता था, फिनोप्थिलीन से ही, फिनोप्थिलीन से ही गुलाबी रंग का होता है 2000 का नोट। हल्दी में अगर हम लोग एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर बेस डाल देंगे तो लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, खाना खाते समय कभी कभी देखिएगा सट पे गिर जाता है सब्जी उब्जी, तो मम्मी क्या करता है, उस सट को धो देता है साबुन से। धोने के बाद वो लाल रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि साबुन में क्या होता है? क्षार होता है, बेस होता है, इसलिए जो हल्दी का रंग होता है ना वो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन बातों के अधीन नहीं है? किन बातों के अधीन नहीं है? तो मानववाद नहीं होगा। यह बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मानववाद के अधीन नहीं है, मानववाद के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 25 भारत के संविधान में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार देखिए यहां से याद रखिए, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता, सदाचार के लिए सीमित किया जा सकता है, लेकिन इसे मानववाद या मानवाधिकार के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं रोका जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 में किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों यानी संचय करने से स्वतंत्रता है। यानी आप अगर किसी धर्म के काम कर रहे हैं तो उसमें आप कर जो यानी टैक्स को आप क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं, उसको क्या है? स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता।
मौलिक अधिकार जैसे समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यहां आप देख रहे हैं कि 29 से 30, फिर आ गया 32, तो 31 कहां गया? अनुच्छेद 31 कहां गया भाई? क्या लिखने में भूल हुआ? नहीं, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का को में ले जाकर रख दिया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। चोल वंश की राजधानी क्या था? तो चोल वंश की राजधानी नहीं, चोल वंश की स्थापना किसने किया था? तो विजयालय ने किया था। किसने? विजयालय ने किया था। किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? अन्यत्र। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 सेंटीग्रेड से गिरकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाए? आपको अगर पता है कि जल का आयतन अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, तब यह सवाल आपसे बन जाएगा। तो हम बताते हैं आपको। यहां देखिए, यहां 0 से आते हैं 0 डिग्री, 0 सेंटीग्रेड, यहां आया 4 सेंटीग्रेड और इधर मान लेते हैं हम 10 सेंटीग्रेड। जल का आयतन 4 सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। 4 सेंटीग्रेड पर क्या होता है? अधिकतम होता है। अधिकतम होता है, यानी यहां से क्या हुआ? 0 सेंटीग्रेड से बढ़ते 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 यहां क्या हो गया? अधिकतम हो गया। तो अब क्या होगा? अब घटेगा, फिर अब घटेगा, घटते 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 जाएगा। तो आपको यार यहां तक क्या कर रहा है? 9 सेंटीग्रेड से गिराकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो 9 सेंटीग्रेड से हम जाएंगे 4 सेंटीग्रेड की तरफ, तो क्या होगा? बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहां अधिकतम हो जाएगा। तो देखिए, आयतन पहले बढ़ेगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। आयतन पहले बढ़ेगा, आयतन पहले बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर घट जाएगा। फिर क्या होगा? घट जाएगा। बर्नौली प्रमेय निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो बर्नौली प्रमेय जो होता है, यह द्रव के प्रभाव पर लागू नहीं होता है। ये क्या होता है? द्रव के प्रभाव पर लागू नहीं होता। आप लोग बर्नौली प्रमेय देखे होंगे कि अंधर आता है, अंधर झक्कर आता है, किसी का घर का टीन सब उड़ जाता है। क्यों उड़ता है? तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार उड़ता है। हवाई जहाज जो उड़ता है, क्यों उड़ता है? बर्नौली प्रमेय के अनुसार उड़ता है। क्यों उड़ता है? देखिए, मान के चलिए एक टीन का घर है। टीन का घर से घर के ऊपर में हवा बहता है, तो हवा जैसे बहा तो ऊपर का हवा क्या कर दिया? ले उधर हटा दिया, घर से हटा दिया, तो ऊपर में हवा नहीं है, लेकिन नीचे में क्या? हवा है। नीचे में हवा है, क्या करेगा? धक्का मारता है तो टीन का छप्पर उड़ जाता है। यही होता है बर्नौली प्रमेय में। नहीं समझे? मान के चलिए ये घर है, ये एक टीन का घर है, यहां पे क्या है? हवा है, अंदर में भी क्या है? हवा है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार कहा गया है कि मान के चलिए यहां से हवा बहा पूरा तेज, ये हवा को उड़ा के यहां ला लिया। अब यहां हवा नहीं है, लेकिन नीचे हवा है। क्या करेगा? हाई वेग से लो, यानी कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाएगा, मारेगा धक्का, ही ऊपर उड़ जाएगा। नीचे वाला हवा ऊपर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहां हवा नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे तो याद कर लो। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? इसमें कह रहा है कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट कहां पे आपस में मिलता है। तो कहां मिलता है? यह सवाल हम आप लोग को 3-4 बार करा दिए हैं। नीलगिरी की पहाड़ी में। कहां मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी में मिलता है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। क्या है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। भूगोल शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो एरेटोस्थनीज के द्वारा। कौन गढ़ा था? एरेटोस्थनीज के द्वारा। हेरोडोटस कौन है? ये इतिहास का जनक है, इतिहास का पिता कहा जाता है। ये जो आप
टॉलमी देख रहे हैं, टॉलमी, ये सही में टॉलमी है, बकलोल है ये। इसने क्या कहा था कि पृथ्वी के केंद्र में सूर्य है और सूर्य क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कि नहीं बकलोल, कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है ना। तो इसने क्या कहा था कि पृथ्वी के केंद्र में सूर्य है और अन्य ग्रह और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था, टॉलमी ने। अब देखते हैं हम लोग 75 नंबर सवाल, इसमें क्या हो जाए, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 343 के अनुसार लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी, तो क्या होगी, देवनागरिक। क्या होगी, देवनागरिक। क्या होगी, देवनागरिक। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के कारण, अनुच्छेद 123 के तहत। जबकि 213 बोल दे तो ये राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा अध्यादेश। अध्यादेश राष्ट्रपति कब लाता है, जब मन होगा तब ला देगा, नहीं। मान के चलिए संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, जैसे मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र होता है ना, अगर संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा है, अगर किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो क्या करेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश लाकर उस कानून को बनाएगा। उसके बाद वह कानून अधिकतम 6 माह तक चलता है। उसके बाद क्या करता है कि संसद जैसे सत्र शुरू होता है, 6 सप्ताह के अंदर यह जो अध्यादेश जारी किया है इसे यह खुद रद्द हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, तो सासाराम में। कहां पड़ता है, बिहार में। सासाराम कहां पड़ता है, बिहार में। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है, किस मंत्रालय की होती है, तो गृह मंत्रालय की। किस मंत्रालय की होती है, गृह मंत्रालय की। अभी 16वीं जनगणना का कार्य चल रहा है, 16वीं जनगणना का कार्य चल रहा है। अगर प्रथम जनगणना हम लोग पूछें तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्य में आया था। फिर दशकीय आधार पे देखे 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। फिर हम लोग देखते हैं 80 नंबर सवाल, इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। देखिए इसमें 3 चीज याद रखिए, एक चीज बता देंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन में हो जाएगा CnH2n +2 एल्कीन में हो जाएगा CnH2n। एल्काइन में हो जाएगा CnH2n-2। आपको यहां क्या दिख रहा है, आपको यहां क्या दिख रहा है, आपको यहां दिखना चाहिए कि यहां 2 है, यहां 2 घट गया तो कुछ नहीं बचा, फिर 2 घट गया तो माइनस में आ गया। इस फार्मूला में आप देखिए CnH2n ये सब में कॉमन है, लेकिन यहां +2 है, फिर इसमें 2 घट गया तो यहां कुछ नहीं, फिर इसमें 2 घटा तो -2। आपको याद रखना है एल्केन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इसी तरह आपको याद रखना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाए, क्या पूछा है, एल्किन पूछा है, एल्किन पूछा है तो आंसर हो जाएगा ए। तेलचट्टा में श्वसन देश देश के माध्यम से होता है, तो श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। और गलफरा से कौन लेता है सांस, मछली, मछली जल की रानी है। त्वचा से कौन सांस लेता है, आप लोग देखे होंगे कि मेढक, मेढक भी त्वचा से सांस लेता है, मेढक, मेढक भी सांस लेता है त्वचा से, गलफरा से। मेढक देखिए त्वचा से भी सांस लेता है, फेफड़ा से भी सांस लेता है। और त्वचा से सांस लेता है, मेढक लेता है, एक होता है मेढक और एक होता है, मेढक लेता है, उसके बाद मेढक
त्वचा से सांस कौन लेता है? मेढक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल जब बीच में भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख क्या होती है? पहली बैठक से 5 वर्ष। क्या होता है? पहली बैठक से 5 वर्ष। पहली बैठक से 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न फसलों से, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। लेकिन श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं किसे? वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन को। नीली क्रांति मछली उत्पादन, और नीली क्रांति का जनक कहते हैं अरुण कृष्णन को। रजत क्रांति अंडा। रजत क्रांति का जनक इंदिरा गांधी। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। अगर झींगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। इसका जनक कौन है? विशाल तिवारी। विशाल तिवारी। अब देखते हैं पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, सरसों से। स्वर्ण क्रांति का संबंध जूट से। बादामी क्रांति का संबंध मसाला से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल से। गोल क्रांति का संबंध आलू से। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल से। सदाबहार क्रांति का संबंध जैव तकनीक से। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम व खनिज उत्पादन से। एस्लेटिक क्रांति का संबंध सीमेंट से। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय से। ग्रीन गोल्ड, चाय का पत्ती ग्रीन होता है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है? चाय से। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से। सूर्योदय क्रांति का संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स से। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास से। मिलेट क्रांति मोटे अनाज से। मोटे अनाज को हम लोग मिलेट्स भी कहते हैं। मोटे अनाज को हम लोग मिलेट्स भी कहते हैं। 85 नंबर सवाल देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी, 10%। एक उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उत्तल